एक बच्चा जो बरेली में पढ़ रहा है, एक बच्चा जो दिल्ली में पढ़ रहा है, बैंगलोर में पढ़ रहा है, देहरादून में पढ़ रहा है, नेचुरली उनकी मानसिक स्तर, उनकी सोचने समझने की क्षमता और उनकी पृष्ठभूमि में काफ़ी अंतर था। कोई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी या भविष्य की तकनीक नहीं है, ये वर्तमान की तकनीक है और इसे अगर हम ढंग से उपयोग करें और ढंग से उपयोग करना सिखाएं अपने बच्चों को, तो मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर होगा। तो समाज से के बीच से एक व्यक्ति उठा, उसने कहा यार फरीदपुर के पास मेरी थोड़ी सी ज़मीन है, थोड़े से पैसे मैंने इधर उधर से इकट्ठे करके कमाए हैं, अपनी जीवन की जमा पूंजी लगा करके उसने एक कॉलेज बनाया। नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के खास कार्यक्रम गुरु मंत्रा में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ इसी कड़ी में एक शख्सियत मौजूद है, प्रो वीसी हैं मिश्रा जी, जो बरेली में फ्यूचर विश्वविद्यालय जो अभी विश्वविद्यालय की श्रेणी में आया है उसके प्रो वीसी हैं। और आज उनसे बात करेंगे कि फ्यूचर विश्वविद्यालय जो पहली AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी होने का दावा कर रहा है भारत का, वो किस तरह से उनका दावा पक्का है और किस तरह से आगे जो बरेली और आसपास के क्षेत्र के छात्र छात्राएं हैं उनको एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपके द्वारा जो है, सबसे पहले तो आपको बधाई कि फ्यूचर विश्वविद्यालय जो है पहली AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी है जी। और पहला सवाल मेरा यही है कि कैसे आप इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि आप पहली बार इसको लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके परिवार को भी धन्यवाद। आपने इतने समय तक जिसे कहते हैं कि अच्छी चीज़ों को और अच्छा करने के लिए आपने प्रयास किया और समाज में जागरूकता फैलाने का और गुरु मंत्र जैसे कार्यक्रम आपने किए। और जो आपका प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि कैसे फ्यूचर विश्वविद्यालय अलग कर रही है और कैसे अपने आप को इंडिया की पहली AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात करना चाह रही है, अपने आप को क्लेम कर रही है, इस पर बात करते हैं। बरेली मंडल जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर 9 ज़िले हैं। जब मैं 8 महीने पहले 9 महीने पहले इस विश्वविद्यालय में ऑफिसिटिंग वाइस चांसलर के रूप में और प्रो वाइस चांसलर के रूप में जब डेजिग्नेट हुआ, तो मेरे पास एक चुनौती थी कि बरेली मंडल जो अपने आप में शैक्षणिक स्तर पे बहुत चुनौतियाँ थी। एक बच्चा जो बरेली में पढ़ रहा है, एक बच्चा जो दिल्ली में पढ़ रहा है, बैंगलोर में पढ़ रहा है, देहरादून में पढ़ रहा है, नेचुरली उनकी मानसिक स्तर, उनकी सोचने समझने की क्षमता और उनकी पृष्ठभूमि में काफ़ी अंतर था। समस्या तब होती थी सर जब प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती थी और हम अपने नेटवर्क का प्रयोग करते हुए अपने प्रभाव से बड़ी बड़ी कंपनियों को हम बुला लिया करते थे और वो कंपनियां बाद में कोस के जाया करती थी कि यार कि बरेली का बच्चा उस लायक नहीं है, उस लेवल पे नहीं है। रूट कॉज को एनालाइज किया पिछले 3-4 महीनों में। मैंने अपने विश्वविद्यालय की ज्वाइनिंग के पहले 3-4 महीनों में मैंने एनालाइज किया कि क्या कारण है, क्यों इससे समस्या है। समस्या 1000 है, लेकिन हम समाधान को ढूंढने वाले हैं। विनर्स ऑलवेज टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। तो जब हम और अंदर गए, हमने डिटेल स्टडी किया तो पता चला कि बच्चों में वो स्तर नहीं है। और स्तर नहीं होने का कारण क्या है? संसाधनों की कमी है, अच्छी शिक्षण संस्थाओं की कमी है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो शासन के द्वारा चला रहे हैं, जो एकल शिक्षक विद्यालय हैं। अब यकीन मानेंगे कि पहली से लेकर के 8वीं तक के पढ़ाने के लिए केवल एक ही टीचर है, एकल शिक्षक विद्यालय कहते हैं। ऐसी व्यवस्थाएँ थी और प्राइवेट संस्थाओं में भी बहुत अच्छा स्टफ नहीं मिल पा रहा था शिक्षण का। जो हायर एजुकेशन में जब मेरे पास में बच्चा आ रहा था, मुझे उसे एम्प्लॉयबल भी बनाना था, मुझे उसे इंडस्ट्री रेडी भी बनाना था। और इसी संदर्भ में फिर मैंने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टर्म जिसे कोई भी यूज़ कर रहा है। एनी टॉम डिक एंड हेड इज टॉकिंग अबाउट कि हम AI का कोर्स करा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करा रहे हैं, BTech AI कर लो, BCA कर लो। ढंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब हमने समझा तो समझ में आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी या भविष्य की तकनीक नहीं है, ये वर्तमान की तकनीक है और इसे अगर हम ढंग से उपयोग करें और ढंग से उपयोग करना सिखाएं अपने बच्चों को, तो मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर होगा। और शिक्षा जगत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाने का प्रयास हमने किया। हालांकि और कई विश्वविद्यालय अपने आप को क्लेम करते रहे कि वो AI यूनिवर्सिटी है, लेकिन जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैंने अपने विश्वविद्यालय फ्यूचर यूनिवर्सिटी में लगाने का प्रयास किया, ये अपने आप में अनोखा प्रयोग था, अनूठा प्रयोग था। और उस अनूठा प्रयोग के तहत हमने कुछ काम किया, मैं भी आपको बताऊंगा। आदरणीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी उच्च शिक्षा मंत्री के करकमलों से 6 मार्च को हम ऑफिशियली अनाउंस्ड हुए इंडिया फर्स्ट AI इनेबल्ड न्यू एज इनोवेटिव यूनिवर्सिटी के रूप में। एक शब्द के अर्थ हैं साहब, उस पर हम बात करेंगे कि इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी बनना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या काम किया जा सकता था, क्यों आवश्यकता थी, इस पर भी बात करेंगे आपके साथ में और उस दिशा में लेके जाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक समस्या बताऊंगा सर कि एक स्कूल है, एक कॉलेज है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट को। अभी मैंने आपको उदाहरण से बताया कि शासकीय विद्यालय भी एकल शिक्षक पर चल रहे हैं। प्राइवेट संस्थानों में तो कहते हैं ना, जब शिक्षा
सड़क और स्वास्थ्य राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की जिम्मेदारियां थी। जब वो विफल हो गए तो समाज से के बीच से एक व्यक्ति उठा, उसने कहा यार फरीदपुर के पास मेरी थोड़ी सी जमीन है, थोड़े से पैसे मैंने इधर उधर से इकट्ठे करके कमाए हैं, अपनी जीवन की जमा पूंजी लगा करके उसने एक कॉलेज बनाया। एक कॉलेज अच्छा चला तो फिर दूसरा कॉलेज बनाया, करते करते उसने एक विश्वविद्यालय बनाया और एक विश्वविद्यालय बना करके उसने नया करने का प्रयास किया। समाज का कोई एक व्यक्ति, कहते हैं ना कुछ तो बात है हम हिंदुस्तानियों में जो हस्ती नहीं मिटती हमारी, अन्यथा 500 साल की मुगलों की और 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी हम झेलते रहे, 700 साल हमारे ऐसे निकल गए। उसके बाद भी आज इंडिया चारों तरफ साइन कर रहा है। इंडिया पूरे विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, बहुत जल्दी हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। लेकिन मेरा आदरणीय मेरे जो नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जब वो वैश्विक स्तर पर बैठते हैं और बात कर, उनसे कोई प्रश्न पूछता है कि आपका GER क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, आपको पता होगा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, 100 बच्चा 12वीं पास करता है, कितना बच्चा हायर एजुकेशन में जा रहा है। तो इंडिया का जो GER है लगभग 28 के आसपास, 28.4 इज द GER ऑफ इंडिया, यानी 100 में केवल 28 बच्चा हायर एजुकेशन पे जा रहा है। हो सकता है यूपी में 30 चला जाए, केरल में 50 चला जाए, एवरेज की बात कर रहा हूँ जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हम लोगों ने लेकर के आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लेकर के आए, निशंक जी का बड़ा योगदान था इसमें। सबका प्रयास ये था कि 2035 तक हम कम से कम GER को 50% लेकर के जाएं, यानी केवल एनरोलमेंट रेशियो की बात हो रही है, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, ग्रेजुएशन, वो तो बात की बात है। तो ये सब चीज़ें हमने अध्ययन किया। तो मैं एक समस्या की ओर लेके जाना चाहता हूँ भाई साहब आपकी अनुमति से, कि एक क्लासरूम है, उसमें 60 बच्चा, कहीं 100 बच्चा बैठा हुआ है और 60 बच्चा बैठा हुआ है। एक शिक्षक, चाहे वो बहुत विद्वान शिक्षक हो सकता है या एवरेज शिक्षक हो सकता है, शिक्षक कोई गलत नहीं होता, सारे शिक्षक सम्माननीय हैं। और वो जो 60 बच्चा या 100 बच्चा क्लासरूम में है साहब, उस सारे बच्चों की सोचने समझने की क्षमता अलग है। एक तो बच्चा वैसे ही डर के क्वेश्चन नहीं पूछता, और किसी दिन उस बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछने की हिम्मत करी तो टीचर ने उसे डांट लगा दिया, उसने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया। टीचर ने अपना प्राइड लेना शुरू कर दिया कि भाई मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मेरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है, मेरी क्लास में बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछता है। इस तरीके की चीजें थी। तो इसमें क्या हो रहा था कि टीचिंग तो हो रही थी लेकिन लर्निंग नहीं हो रही थी, और यही सबसे बड़ा कारण था हमारी शिक्षण व्यवस्था की विफलता का। आउटकम बेस्ड एजुकेशन जो थी, परिणाम आधारित शिक्षा, वो थी ही नहीं हमारी। हमने सोचा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें कुछ कर सकता है क्या। एक कोई प्रश्न है सर जिसे मैं आपसे पूछने में संकोच करूंगा, या अपने किसी गुरुजन से या बड़े से पूछने में संकोच करूंगा, लेकिन गूगल से पूछने में संकोच नहीं करूंगा। कहते हैं ना, गूगल की हिस्ट्री दिखाने में किसी की हिम्मत नहीं होती, कोई हिस्ट्री नहीं दिखा सकता क्या क्या क्वेश्चन गूगल से पूछते हैं, मजाक वाली बात है। लेकिन अगर गंभीरता से चलें तो गूगल से आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हाउ टू किस से लेकर के हाउ टू प्रेग्नेंट तक सारे क्वेश्चन के आंसर गूगल में मिल जाते थे। गूगल जो क्वेश्चंस के आंसर देता था वो एक वेबसाइट के रूप में दिया करता था, कि कोई भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका एक रिलेवेंट वेबसाइट दिया करता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ओपन AI ने सबसे बड़ा एक गेम चेंजिंग प्लान किया वर्ल्ड लेवल पे। सैम अल्टमैन साहब को धन्यवाद, उन्होंने एक ChatGPT जैसा प्लेटफॉर्म बनाया। उनकी देखा देखी बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने, गूगल जेमिनाई आ गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट लॉन्च कर दिया, फिर अभी एलन मस्क ने ग्रोक लॉन्च कर दिया। इन सब चीज़ों का जब मैं अध्ययन किया तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ChatGPT में, तो वो क्या हो रहा है, उसका बड़ा ही विस्तृत उत्तर दे रहा है। कोई उसके उस प्रश्न के उत्तर के स्वरूप कोई वेबसाइट नहीं मिल रही है, उस प्रश्न के उत्तर के स्वरूप आपको एक प्रॉपर उसका आंसर मिल रहा है। खुद ही रिसर्च करके, वो रिसर्च करके खुद ही वेबसाइट में जा रहा है, रिसर्च करके आपको कंक्रीट आंसर दे रहा है। फिर आप कहते हैं जी ये आंसर 10 लाइनों का है, मुझे 3 लाइनों में आंसर बताओ, तो वो 3 लाइनों में बता देता है। फिर आप कहते हो जी कि मुझे हिंदी में बताओ, तो हिंदी में बता देता है। विश्व की लगभग 90 से ज़्यादा भाषाओं में उस प्रश्न के उत्तर दे सकता है। तो हमारे लिए हिंदी आवश्यक है, किसी के लिए बंगाली आवश्यक है, किसी के लिए उड़िया आवश्यक है, उनकी पर्सनलाइज लैंग्वेज। अगर मैं बात करूं अपनी यूनिवर्सिटी की, फ्यूचर यूनिवर्सिटी की, हमारे पास में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं बहुत जल्दी। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट है, एक टीचर जो पढ़ा रहा है बरेली का टीचर, उसे तो उनकी भाषा नहीं आती है जिस भाषा का वो बच्चा है हमारे पास। तो मान लीजिए बच्चा चाइना से है, मान लीजिए बच्चा जापान का है, तो जापान में उस क्वेश्चन के आंसर जापानीज़ में, चाइनीज़ में, बंगालीज़ में, सारी लैंग्वेजेस में उनको आंसर दे सकता है, असमीज़ में आंसर दे सकता है। तो ऐसे भाषाओं में ज्ञान करना, प्रश्नों के कंक्रीट आंसर देना, तो जो जिज्ञासा उस बच्चे ने 60 बच्चों की क्लास फिर से वहीं लेकर के चले, वहाँ पर उस बच्चे की जो जिज्ञासा समाप्त हो रही थी, क्वेश्चन का वो आंसर नहीं पूछ पा रहा था, यहाँ पर बेधड़क वो क्वेश्चन पूछ रहा है और उस क्वेश्चन का आंसर लेकर के अपने आप को भी समृद्ध कर रहा है, अपने ज्ञान को भी समृद्ध कर रहा है, अपने स्किल को भी समृद्ध कर रहा है। इस तरीके से हमने जब ये विशेषता का अध्ययन किया, हमें लगा ये अद्भुत है, ये क्रांति है और इस पर काम करना चाहिए। धीरे से और रिसर्च किया और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े।
और अपने आप को क्लेम किया, जिसके बारे में निश्चित तौर पे आपका अगला प्रश्न होगा कि क्यों क्लेम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मेरा एक सवाल ये है कि जैसा कि आपने बताया, निश्चित तौर पे एआई जो है बच्चों को सर्वांगीण विकास में फायदा पहुंचाएगा और बच्चे और अच्छे से अपने विषय को समझ पाएंगे। जी। शिक्षकों के जीवन में भी क्या कोई बदलाव आएगा एआई से? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक जो शिक्षक होता है उसका जीवन, चाहे वो शासकीय में हो, चाहे वो निजी विश्वविद्यालयों में और विद्यालय में काम कर रहा हो, उसका जीवन बड़ा कठिन होता है। जैसे मैंने बताया 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चों की कापियाँ चेक करनी है उसे, टेस्ट लेना है, क्विज लेना है, असाइनमेंट बनाना है, ये सारे बहुत सारे काम हुआ करते थे। हमने जब फ्यूचर यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया, हमने एक ऑस्ट्रेलिया की एक एडवांस्ड एलएमएस सिस्टम, जिसको कहते हैं ECA, एजुकेशन सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से हमने MOU किया, और उस MOU के माध्यम से हमने अल्ट्रा एडवांस LMS सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया, जिसमें एक सिंगल क्लिक पे, अगर उदाहरण के लिए आपने सुना होगा कि कई बार परीक्षाएं होती थी तो बच्चे नकल करते थे, तो उसका उत्तर लोगों ने निकाला कि रो 1 पे जो बच्चा बैठा है उसे सेट A दे दीजिए, दूसरे रो के बच्चों को सेट B दे दीजिए, तीसरे रो के बच्चों को सेट C दे दीजिए, तो इससे गलतियां नहीं होंगी, इससे नकल नहीं कर पाएगा बच्चा। तो 3 सेट में क्वेश्चन पेपर बन गया। भाई साहब, 3 सेट में क्वेश्चन पेपर तो बन गया, लेकिन उस बनाने वाले टीचर की हालत क्या होगी, ये भी तो देखिए। 3 सेट में क्वेश्चन पेपर बनाना है और उसका भी स्टैंडर्ड सेम रखना है। अगर तीसरा सेट, उदाहरण के लिए C सेट बहुत डिफिकल्ट हो गया तो बच्चे बाहर खड़े होकर आंदोलन कर देंगे। तो सेम स्टैंडर्ड का, सेम डिफिकल्टी लेवल का, मॉडरेट लेवल का, डिफिकल्टी लेवल का, इजी लेवल का, ये बड़ा एक समस्या थी, बड़ी चुनौती थी। एजुकेशन सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की उस LMS से मुझे वो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई कि एक सिंगल क्लिक से अगर क्लासरूम में 60 बच्चे हैं तो 60 क्वेश्चन पेपर अलग अलग बन जाएंगे। सिर्फ प्रश्नों के सीरियल नंबर नहीं बदलेंगे, उसका क्वेश्चन भी बदल जाएगा, तो नकल की संभावना पूरी समाप्त हो गई। टीचर को ईज ऑफ डूइंग ये हो गया कि उसने खाली क्वेश्चन पेपर का टॉपिक सेट करना है, उसे लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेट करनी है और एक क्लिक करना है, क्रिएट द क्वेश्चन पेपर। जितने सेट चाहिए उतने सेट क्वेश्चन पेपर मिल गए। आप चाहते हैं उसको चेक ना करना पड़े, आप ऑनलाइन सिस्टम बना दीजिए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वहीं से बच्चा अपने घरों में अपने मोबाइलों के माध्यम से टेस्ट दे देगा, उसके ऑटोमेटिकली इवैल्यूएशंस हो जाएंगे, तो क्वेश्चन पेपर आसानी से बन गया, असाइनमेंट बहुत आसानी से बन गया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में एक और कंप्लेन आ रही है। अभी एक बच्चे ने, मैं देख रहा था न्यूज़ में उस दिन, कि IIM अहमदाबाद के एक बच्चे ने क्लेम किया कि मुझे जो असाइनमेंट मिला, उस असाइनमेंट को मैंने ChatGPT से बनाया और मुझे A+ मार्क्स प्राप्त हुए और बाद में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। और इस बात को उसने लिंक्डइन पे साझा किया, तो पूरी जो दिशा थी वो तो एक नोटोरियस एक्ट की तरह उसने साझा किया था कि देखो मैंने ऐसा कर लिया और मेरे को ये मिल गया, लेकिन वो एक अलग प्रकार की बहस, अलग प्रकार की डिस्कशन में चला गया कि शिक्षा की क्या दिशा होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में, जब बच्चा हर क्वेश्चन का आंसर ChatGPT से लगा लेगा। तो अब ऐसे असाइनमेंट बनाए जाएं जिसमें बच्चा भले ChatGPT से सॉल्व करे, लेकिन उसको भी पढ़ना पड़े, उसमें भी काम करना पड़े, समझना पड़े। ऐसे असाइनमेंट भी एक सिंगल क्लिक पे मिल जाएंगे। तो शिक्षक का जीवन बड़ा आसान हो गया। उसे पढ़ाने के लिए जो मॉड्यूल्स बनाने हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, हर, जैसे उदाहरण के लिए कोई मैथमेटिक्स का टॉपिक है, उस मैथमेटिक्स में 4 मॉड्यूल हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4 फॉर एग्जाम्पल। यूनिट 1 के अंदर मान लीजिए 4 चीज़ें आती हैं, 2 के अंदर 4 चीज़ें आती हैं, तो उन सारी चीज़ों को उसको डेवलप करना होता है, उससे संबंधित यूट्यूब की वीडियोस उसको ढूंढनी होती थी। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब की लिंक बना देता है, उसकी रीडिंग मटेरियल जनरेट कर देता है। ऐसे उसके हमने सॉफ्टवेयर हमने परचेस किए। ये हमारा एक पहला प्रयोग था। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान नोकिया के CEO ने कहा, रोते हुए कहा कि हमने कोई गलती नहीं करी, हमने किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं करी, पता नहीं हम क्यों मार्केट से बाहर हो गए। एक समय था जब पूरे बाजार में, शहर के बड़े बड़े पॉज दुकानों में कोडक की कैमरे के रील धुलाने की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। शादी हो, बच्चे का मुंडन हो, बच्चे का बर्थडे हो, आप हफ्ते भर इंतजार करते थे कि कब रील धुल के आएगी। सारी चीजें आपके मोबाइल ने और एंड्रॉइड ने रिप्लेस कर दी। इस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल डिस्ट्रप्शन, को हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पर हम भी समाज से बाहर हो जाएंगे और हमारा भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए, आई एम वाइस चांसलर एंड ऑफिशियलिंग वाइस चांसलर ऑफ फ्यूचर यूनिवर्सिटी। आपको जान के अच्छा लगेगा कि मेरे पास एक भी क्लर्क नहीं। आदरणीय गुप्ता साहब ने मुझे इसके लिए कमी नहीं करी कि तुम स्टाफ मत रखो। मैंने स्टाफ रख के देखा, 3 महीने में देखा वो मेरे कंफर्टेबल ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम मोस्ट AI एनेबल्ड लीडर ऑल्सो इन हायर एजुकेशन। तो मैंने कहा, देखा मेरा सारा काम, मेरी जो ईमेल आती है, हायर एजुकेशन से आ रही है, UGC से आ रही है, मुझे उसका जवाब भेजना है। इसीलिए तो क्लर्क लिखा था। वो क्लर्क दिन भर में एक लेटर का जवाब बनाती, सेमी कॉमा फुल स्टॉप की गलतियां निकालने के बाद में मैं उसका करेक्शन ही करते रहता था। मुझे लगता था मैं अंग्रेजी का टीचर हो गया, करेक्शन करा रहा हूँ।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 सेकंड में उस ईमेल को सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए और चैट जीपीटी को कहिए इसको रिप्लाई करो, और आपको शानदार उसकी रिप्लाई बना के देती है जो आपकी क्लर्क कभी नहीं सोच सकती। चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी को समझने की आवश्यकता है, और हम निश्चित तौर पर हम हमेशा संगत रहेंगे। इंसान हमेशा मशीनों पर हावी रहेगा, कभी भी कोई मशीन हम पर हावी नहीं हो पाएगी, जो मेरा समझ है। महत्वपूर्ण यह है कि टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना होगा। जैसे कोडक और नोकिया नहीं चल पाए, HMT की घड़ियां नहीं चल पाई, उस तरीके से हमें रिलेवेंट नहीं होने आने वाले समय के लिए। तो टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बच्चे चलें, इसलिए हमने AI इनेबल यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया। हमने एक बात और करके क्लोज करेंगे, एजुकेशन सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ MOU तो किया ही, इसके साथ आपको जान के अच्छा लगेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक पाठ्यक्रम जिसका नाम है AI फॉर एवरीवन, हर बच्चे के, और थर्ड सेमेस्टर में AI फॉर डोमेन, डोमेन का मतलब जैसे BBA कर रहा है, MBA कर रहा है बच्चा तो AI फॉर मैनेजर्स, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए AI फॉर इंजीनियर्स, लॉ के बच्चों के लिए AI फॉर जुडिशरी, फार्मेसी के बच्चों के लिए AI फॉर फार्मेसी। ऐसे हमने अलग से एक सब्जेक्ट बनाए और वो भी हमने इनवाइट किया। तब हमने हिम्मत करी कि हम इंडिया की पहली AI यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आज के गुरु मंत्र में आपने देखा कि किस तरह से हमको हमने बताया कि तकनीक जो है उसके साथ चलने में ही हमेशा जो सबका भला होता है, और जो लोग तकनीक के साथ नहीं चलते हैं वो नोकिया या फिर कोडक के कैमरे की तरह प्रचलन से बाहर हो जाते हैं। आज की इस कड़ी में हम लोगों ने इसके बारे में जाना, लेकिन ये जो ज्ञान की श्रृंखला है वो लगातार जारी रहेगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद विश्व नेटवर्क का समय देने के लिए। आप लोग देख रहे थे गुरु मंत्र, और हमेशा इसी तरह के ज्ञानवर्धक इंटरव्यू देखने के लिए आप लोग लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।